जय हिंद बच्चों। आज हम लोग वाईईटी पीएम यशस्वी तथा एनएमएस का मैथ के मॉडल पेपर का सलूशन देखेंगे। आइए देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, परिमेय संख्याओं ऋण 7/9 और 7/9 के निरपेक्ष मान। निरपेक्ष मान जो होता है मॉड होता है। मॉड का सिंबल ये होता है, दो बड़ी बड़ी लाइनें, और हमेशा नेगेटिव का भी पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव का भी पॉजिटिव होता है। तो दोनों का निरपेक्ष मान ये पूछा है। ऋण 7/9 और 7/9 का निरपेक्ष मान, दोनों का निरपेक्ष मान 7/9 हो जाएगा। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन, 3 पे 4 घात पर 3 घात यानी 3 टू द पावर 4 टू द पावर 3। पावर जब इस तरह रहता है दोनों को मल्टीप्लाई करके मैनेज कर लेते हैं। ये मल्टीप्लाई करें, 4 3 12, 3 3 टू द पावर 12, ये इसका आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन है, करड़ी में 900 प्लस करड़ी में 0.09 प्लस करड़ी में 0.000009, दो दो चार छः, और छः का आधा करेंगे 3, यानी जब जोड़ा बनाएंगे तो इसका जो वर्गमूल होगा 0.003 है। इसका लेंगे, एक जोड़ा है तो 0.3 होगा, और इसका लेंगे 3 त्रिकोणों 30 गुणे 30 बनेगा, ये बनेगा। तीनों का वर्गमूल ऐसे भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी निकाला हूँ मैं, ऐसे भी देख सकते हैं। और तीनों को जब जोड़ देंगे 3 आप 0.3 और 0.003, तीनों को जोड़ेंगे 30 यानी 30.303, इसका बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, कक्षा 7 के 6 छात्रों ने गणित की परीक्षा में क्रमशः 55, 68, 65, 77 और 56 और 51 अंक प्राप्त किए हैं। छात्रों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य है। समांतर माध्य क्या होता है? कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। जब 55, 68, 65, 77, 56 और 51 को जोड़ेंगे ये 372 आएगा। और पद कितने हैं? 6 पद हैं, 6 छात्र हैं, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर 62 आएगा। ऑप्शन सी इसमें सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है, किसी त्रिभुज के केंद्रक का निर्धारण करने के लिए कम से कम कितनी माध्यिकाएं खींचना आवश्यक है? माध्यिकाएं क्या होती है? त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को माध्यिका कहते हैं, और जहां पे कटती है उसको कहते हैं केंद्रक। तो केंद्रक का निर्धारण करने के लिए कम से कम 2 माध्यिकाएं कटे तो केंद्रक निर्धारण हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? 6 को ध्यान से देखिए। चित्र ए बी सी एक बड़ा त्रिभुज है, और डी ई एफ एक छोटा त्रिभुज है। डी ई एफ एक मध्य बिंदुओं पे मिले हुए, चित्र से भी स्पष्ट है। ये तीनों पॉइंट, तीनों ए बी बी सी और ए सी के मध्य बिंदुओं पे मिले हुए हैं। तो पूछ रहा है त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ, इन दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात। ये त्रिभुज ये बड़ा है, इसमें 1 2 3 4 4 त्रिभुज हैं, और उसमें से एक त्रिभुज ए है, तो दोनों का अनुपात लेंगे तो 4 संबंध 1 होगा। ये 4 गुना है, 1 2 3 4, और इसका अनुपात लेंगे तो 4 संबंध 1, इसका सही आंसर ऑप्शन बी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डायरेक्ट लखनऊ द्वारा क्वेश्चन तैयार किया गया है, इसको देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है, रिया, विजय और रश्मि के पास क्रमशः 2x, 2x प्लस 3 और 3x प्लस 1 रुपए हैं। यदि तीनों के पास कुल मिलाकर 32 रुपए हैं तो विजय के पास कुल कितने रुपए हैं? तो यहाँ पे इसको देखिए, मैंने इसको ऊपर ही सॉल्व कर दिया जो जगह दिया हुआ है। ये 2x और 3x प्लस 3 या 3x प्लस 1, इन तीनों का योगफल 32 है। हमने इस इक्वेशन बना दिया है, बीजगणित का छोटा सा इक्वेशन, प्यारा सा इक्वेशन बन गया। और इक्वेशन ये बन गया 2x प्लस 3 और 2x 3x प्लस 1 32, 2x 4x और ये 3x 7x, 4 3 और 4 4 32, और 4 को उधर पक्षांतर करेंगे, ट्रांसफर अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा। 32 माइनस 4 इज इक्वल टू 28, 7x इज इक्वल टू 28। तो 7 गुणे x, कोई चिन्ह न हो दो राशियों के बीच में तो गुणे का चिन्ह होता है। 7 गुणे x इज इक्वल टू 28, x इज इक्वल टू 28 अपॉन 7 इज इक्वल टू 4, इसका 4 होगा, x का मान 4 होगा। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है विजय के पास कितने रुपए हैं। तो विजय के पास कितने रुपए होंगे? विजय के पास जो रुपए हैं, आप देखिए विजय बीच में है, 2x प्लस 3, तो 2x प्लस 3 में x का मान रखेंगे, x का मान 4 है। 2x प्लस 3 है, कोई चिन्ह न हो तो बीच में गुणे का चिन्ह होता है, 2 गुणे 4 प्लस 3, तो हमें मिले क्या, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8,
2 चौको 8 यहाँ लिख दिया, प्लस 3 11, 11 आंसर सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्राय हर एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक शहर की जनसंख्या 2019 में 1,40,000 थी और प्रतिवर्ष 10% की दर से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। तो वर्ष 2022 में जनसंख्या में हुई वृद्धि कितनी है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। वर्ष 2022 में जनसंख्या की वृद्धि, इसको मैंने सॉल्व किया है, देख लीजिए इसको। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है क्या, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक शहर है जिस शहर की जनसंख्या 1,40,000 2019 में है, 1,40,000 2019 में है और प्रति वर्ष 10% की दर से वृद्धि हो रही है। तो 22 में जनसंख्या में हुई वृद्धि ज्ञात करना है। जनसंख्या 2019 में 1,40,000 है, 10 वर्ष की प्रति वर्ष वृद्धि हो रही है। तो 2020 में जो जनसंख्या होगी 1,40,000 प्लस 10% वृद्धि, 10% वृद्धि 1,40,000 का निकालेंगे यहाँ पे तो 14,000 आएगा। जो यहाँ पे निकाला हूं मैं, दोनों को ऐड करेंगे तो 1,54,000 2020 में जनसंख्या निकलेगी। 2020 में निकली जनसंख्या है और इसी तरह से अगले वर्ष में 2021 में भी वृद्धि निकालेंगे और 21 में जब वृद्धि निकालेंगे 2021 की जनसंख्या देखते हैं। अब 1,54,000, 1,54,000 2020 में था, अब 1,54,000 जो 20 में था उसका 10% निकालेंगे तो 15,400 होगा। अब 15,400 1,54,000 में जब जोड़ेंगे तो 1,69,400 जनसंख्या आएगी। तो फिर हम 2022 के लिए यह जनसंख्या 2022 से फिर इसका 10% बढ़ेगा, 10% इसका ज्ञात करेंगे तो ये आएगा 16,940 और फिर 1,69,400 में इसको जब जोड़ेंगे तो फाइनली देखिए मैं यहाँ जोड़ा 1,86,340 ये आएगा। तो हमने क्या किया है, हमने ये किया है 2019 में जनसंख्या जो थी 1,40,000, 2020 में 10% जोड़ करके कैलकुलेट किया 1,54,000। 2021 में हमें क्या मिला, 2021 में हमें ये मिला कि 2021 में फिर 1,54,000 का 10% हमने जोड़ा 1,69,000। 2022 में हमने क्या किया, 1,69,400 का हम 10% निकाला तो 1,69,400 का 10% 16,940, इसको 1,46,340 और 2022 में वृद्धि पूछ रहा है तो 1,46,340 में से 1,46,000 घटाया गया है, आंसर आया 46,340। 46,340 इसका एग्जैक्ट आंसर है। देखते 46,300 ऑप्शन ए, इसका देखिए ध्यान से, इसका ऑप्शन ए सही है। 46,340 इसका ऑप्शन ए सही है। और लगाने का तरीका क्या था, 20 में निकाला हमने, फिर 21 में निकाला और फिर 22 में निकाला। 22 में जो एग्रीगेट प्राप्त हुआ उसमें से जो 19 में था उसको घटा दिया, 46,340 इसका एग्जैक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन ए सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है, 9 देखिए। ऐसे एग्जामिनर बच्चों को परेशान करने के लिए इस तरह पूछ देते हैं, लेकिन जो होशियार बच्चा लगा लेगा। 144 पे 0.5 घात अब प्लस 16 पे 0.5 घात, ये घात 0.5 घात कहीं भी 0.5 एक घात लिखा हो तो इसको समझिए 1/2 घात। 1/2 घात को क्या कहते हैं, करड़ी कहते हैं। 1/2 घात को करड़ी कहते हैं। एग्जामिनर केवल 0.5 को हम 1/2 लिख सकते हैं, तो 0.5 को हमने 1/2 लिखा है। 144 पे 1/2 घात, फिर 16 पे 1/2 घात, फिर 144 मतलब क्या, करड़ी में 144, करड़ी में 144 हो गया है। और फाइनली जब इसका मान हमने ज्ञात किया करड़ी में 144, तो करड़ी में 144 प्लस करड़ी में 16, 12 और 4 16, 16 इसका एग्जैक्ट आंसर हो गया। आइए देखते हैं। इसी तरह एग्जामिनर बस बच्चों को बझाने के लिए एक 10 मीटर लंबी रस्सी को दो संबंधित 3 में बांटने पर रस्सी का बड़ा भाग क्या है। दो संबंधित 3 में बांटा जा रहा है तो हमने मान लेंगे रस्सी को एक 2x हिस्सा एक 3x, दोनों मिलकर 21 है। 5x इक्वल 21, x इज इक्वल टू 21/5, दिस बिकम्स 4.2। तो बड़ा हिस्सा क्या है, 3x है, 3 इंटू 4.2 इज इक्वल टू 12.6, ऑप्शन बी सही है। एक आयताकार पार्क है का क्षेत्रफल जो दिया है 5x² प्लस 17x प्लस 6 वर्ग मीटर है। इसकी एक भुजा x प्लस 3 मीटर है तो दूसरी भुजा ज्ञात करिए। ये मध्य पद को तोड़ने के लिए यह सवाल पूछा गया है। लंबाई गुणे चौड़ाई, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ये दिया हुआ है 5x² 17x प्लस 6 ये दिया हुआ है और एक भुजा दी हुई है x प्लस 3।
हमें चौड़ाई ज्ञात करना है, यानी दूसरी भुजा ज्ञात करना है। 5x प्लस 17x प्लस 6 चौड़ाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम इसमें 5x स्क्वायर 17x प्लस 6 बटे x प्लस 3 कर देंगे। अब इसके बीच वाले पद को तोड़ करके हम गुणनखंड करेंगे। लाइए उसको भी देखिए कैसे करते हैं। यहाँ देखिए इसके बीच क्वेश्चन नंबर 11 में जो क्षेत्रफल दिया था 5x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 6। अब इसके बीच वाले पद को 17 को ऐसे तोड़ते हैं कि 5 6 आ जाए, जोड़ने पे 17 है, तो 15 दूना 30 और 15 दू 17, इसको 15 और 2 भागों में 17 को तोड़ देंगे। 5x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 2x इक्वल प्लस 6, इसमें से 5x कॉमन कर लेंगे, तो 5x कॉमन करेंगे तो x प्लस 3 होगा, इसमें से 2 कॉमन करेंगे तो x प्लस 3 होगा, इसमें भी x प्लस 3 दोनों जो कॉमन x प्लस 3 कॉमन कर लेंगे 5x प्लस 2 हो जाएगा। तो इसका एग्रीगेट गुणनखंड x प्लस 3 5x प्लस 2, हम वहां पे मान रख देंगे जो मान दिया हुआ था, हमें जो ज्ञात करते हैं। देखिए 5x प्लस 2 जो यहाँ पे मान दिया हुआ है, जो ये यहाँ पे, हाँ ये देखिए ध्यान से, हाँ यहाँ पे हमने क्या किया, मान इसका रख दिया। किसका मान रख दिया, जो उसके एरिया का। यहाँ इसका गुणनखंड हमने किया, क्या मिला है, x प्लस 3 5x प्लस 2, एक्स प्लस 3 या 5x प्लस 2 हमने रख दिया, x प्लस 3 कैंसिल आउट हो गया, 5x प्लस 2 इसका आंसर होगा, जो ऑप्शन ए है। ऑप्शन में माइनस दिया हुआ, किसी में प्लस नहीं है, जो कि गलत है, प्लस होगा। 5x प्लस 2 एग्जैक्ट आंसर है। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल एक वर्गांतर के फार्मूले पे है, और इसको बहुत ही आसानी से हम लोग लगा सकते हैं, थोड़ा सा मतलब केवल फार्मूले को देखते हुए लगा सकते हैं। देखिए ध्यान से, सवाल ये कह रहा है 9x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे अपॉन 25 के गुणनखंड ज्ञात करना है। देखिए हमारे पास एक फार्मूला है, इसके कहते हैं वर्गांतर, इसको कहते हैं वर्गांतर का फार्मूला, बहुत ही यूजफुल है वर्गांतर का सूत्र। और आप लोग इसको याद रखिए, होता क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस बी गुणे ए प्लस बी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है, उसी फार्मूले पे सेट होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखिए 9 अपन एक्स स्क्वायर को 3 अपन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकेंगे, 9 3 का स्क्वायर है। वाई अपन 25 को वाई बटे 5 का स्क्वायर लिख सकेंगे, 5 का स्क्वायर 25 आएगा। अब क्या ये पूरा टोटल ए हो गया और ये बी हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। तो हम देखेंगे क्या, ए माइनस बी ए प्लस बी या ए प्लस बी गुड़े ए माइनस बी। तो यहाँ पे 3 अपन एक्स प्लस वाई अपन 5 गुड़े 3 अपन एक्स माइनस वाई अपन 5, यहाँ पे एक ऑप्शन 20 का सही होगा। ये बहुत ही यूजफुल क्वेश्चन है और प्रायः पूछा जाता है। ये अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, पिता की आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुनी है। पिता की आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुनी, 12 वर्ष के बाद पिता की अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, पिता की वर्तमान आयु है। देखिए इस क्वेश्चन को भी मैं लगाया हूं, और बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन ये भी सॉल्व हुआ है। देखिए दिया क्या है, ध्यान दीजिए क्या दिया है इसमें, पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है, और यहां से माना पुत्र की आयु x वर्ष है, पिता की आयु 3x हो जाए, क्वेश्चन में दिया हुआ है। और 3x के बाद से जो फाइनली जो डिसाइड होगा, और उसके बाद से क्या करेंगे, 12 वर्ष बाद जो आंसर आएगा, ध्यान दीजिए इस चीज को, 12 वर्ष बाद जो आंसर आएगा। हाँ थोड़ा सा लाइट की प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन ठीक है दिखाई दे रहा है। हाँ देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे जो स्थिति होगी, 12 वर्ष के बाद जो पिता की आयु होगी 3x प्लस 5 होगी। देखिए यहाँ पे, हाँ ठीक, 3x, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, लाइट की समस्या दूर होगी। ठीक, 12 वर्ष बाद पिता की आयु, माना पुत्र की आयु x वर्ष है, पिता की आयु 3x हो जाएगी। प्रश्न अनुसार दिया हुआ है 12 वर्ष बाद, आफ्टर 12 ईयर्स पिता की आयु 3x प्लस 12 होगी, और पुत्र की होगी x प्लस 12। क्वेश्चन में कह रहा है 2 गुनी हो जाती है, समीकरण को बैलेंस करने के लिए इसमें 2 से गुणा करेंगे। 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 2x मल्टीप्लाई 2x प्लस, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 दूना 24, और 2x को इधर कर लेंगे, 12 को इधर कर लेंगे, 3x माइनस 2x इज इक्वल टू x। 24 माइनस 12 इज इक्वल टू 12, तो x इज इक्वल टू 12। x का मान आया है, यानी पुत्र की आयु आई, हमने पुत्र की आयु x माना है, तो पिता के 12 36 वर्ष। ये क्वेश्चन लग गया। ठीक है, कहीं कुछ दिक्कत नहीं था, थोड़ी सी लाइट की समस्या आई थी, खैर ठीक है। रमेश एक घड़ी को 360 रुपए में बेचकर 20% लाभ कमाता है, घड़ी का क्रय मूल्य बता दीजिए। एक तो फार्मूला बेस्ड इस सवाल को लगा सकते हैं, और दूसरा इसको मान करके लगाने में क्वेश्चन बहुत ही सरल हो जाता है। देखिए बहुत ही आसानी तरीके से लग जाएगा
क्या कह रहा है, 20% का लाभ, यानी कि 20 रुपए का लाभ 100 रुपए पे हो रहा है, तो 100 रुपए की वस्तु कितने में बिक रही है, 120 रुपए में। तो 120 रुपए विक्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य 100 रुपए है। ध्यान दीजिए, यदि 120 रुपए विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य है 100 रुपए, तो 1 रुपए विक्रय मूल्य पे क्रय मूल्य कितना होगा, 100/120। तो 360 रुपए विक्रय मूल्य पे क्रय मूल्य कितना होगा, 100/120 गुणे 360, काट देंगे 32 36, आंसर 300 आ जाएगा। नहीं तो इस प्रतिशत लाभ का जो सूत्र होता है उस पर भी लगा सकते हैं। प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, आप जानते हैं, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो लाभ बराबर फिर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो थोड़ा सा इससे बड़ा पड़ता है, एग्जाम के लिए इस तरह से लगाने में काफी आसानी से लग जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, 3x y गुणे 4/5x पे -1 का मान यदि x बराबर 1 y बराबर 2 हो तो ज्ञात करिए। देखिए मैंने निकाला है इस पे इसका भी मान आसानी से। और यहाँ देखिए, यहाँ पे मैंने निकाला है, ये यहाँ पे थोड़ा सा ठीक, हाँ ये देखिए, हाँ तो इसमें मान मैंने रख दिया। मान रखने के बाद से क्या मिला हमें, 3xy गुणे 4/5। इसमें x का मान 1 मैंने रख दिया, y का मान 2 रख दिया। जहां जहां x 3 × x, दो राशियों के बीच में कोई चिन्ह हो तो गुणे का चिन्ह होता है। तो 3 गुणे 1 गुणे y गुणे 4/5 गुणे x पे यानी 1 पे -1, तो ये 6 3 दूना 6 गुणे 4/5, और ये के नीचे आ जाएगा। एक पे ऋण एक घात है, इसका मतलब क्या हुआ, एक पे नीचे एक घात, एक पे नीचे एक घात एक ही होगा, 24/5 इसका आंसर होगा। यहाँ दिया 24/5 आंसर दिया हुआ है। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है केवल पिक्चर बेस्ड है, ज्योमेट्री का बहुत मजेदार क्वेश्चन, आइए देखते हैं क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है, एक त्रिभुज दिया हुआ है, इस त्रिभुज में बी ए सी का मान ज्ञात करना है। इस एंगल का मान 40 डिग्री दिया हुआ था, और ओ बी और ओ सी वृत्त की त्रिज्याएं हैं। इस प्रकार ओ बी सी यह एक समबाहु त्रिभुज होगा। समद्विबाहु, समबाहु नहीं, समद्विबाहु त्रिभुज होगा, क्योंकि दो भुजाएं बराबर हैं। समद्विबाहु त्रिभुज होगा। समद्विबाहु त्रिभुज होने से क्या होगा, यह कोण और यह कोण, जो सामने की भुजाएं, समान भुजाओं के सामने कोण आपस में बराबर होते थे, 40 से ये भी 40 डिग्री होगा। त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का मान 180 डिग्री होता है, तो 40 40 80 निकल गया, तो बचा कितना, 100 डिग्री। 100 डिग्री 140 और ये 40 180 डिग्री कंप्लीट। दोनों भुजाएं आपस में, इसके सामने का कोण 40 डिग्री, त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का मान 180, इससे 100 डिग्री। और एक हम जानते हैं, एक ही चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पे, एक ही चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पे बना कोण परिधि बने कोण का दूना होता है, तो 100 डिग्री है तो 50 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर ए इसका डी सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 बहुत मजेदार क्वेश्चन है, और ये बस अब समापन के पास है, 3 4 क्वेश्चन और बचे हैं। आप लोग धैर्य पूर्वक देखिए इसको। एक समबाहुभुज के अंतः कोणों की माप 108 डिग्री है, तो उसके भुजाओं की संख्या है। देखिए किसी भी समबाहुभुज के कुल अंतः कोणों का मान, टोटल अंतः कोणों का मान जो फार्मूला होता है n-2 गुणे 180। कुल अंतः कोणों का मान किसी संभव एक अंतः कोणों का मान इस n से डिवाइड कर देते हैं। एक अंतः कोण का मान, ये क्या है, ये टोटल है। टोटल अंतः कोण इतना निकलता है, और एक कोण का जो सूत्र होता है, एक कोण का, एक अंतः कोण का मान इससे लगता है। यहाँ पे एक ही कोण दिया हुआ, एक कोण का मान 105 डिग्री, भुजाओं की संख्या, या तो इसको प्रॉपर 108 डिग्री करके हम लगाए, या ऑप्शन को चेक करते हुए लगा लें, उससे भी आसानी हो जाएगी। ऑप्शन हम पहला ऑप्शन लेते हैं ए, तो इसमें n बराबर 5 रखते हैं, तो 5 अगर रखें हम तो 5 - 2 3 होगा, 5 - 2 3 होगा। और यहाँ पे अगर इसको हम डिवाइड करते हैं, ये 3 आ गया, और इसको हम डिवाइड करते हैं अगर इससे 5 से, तो 3 गुणे 18 तिया 54, तो ये फाइनली जो आंसर आएगा 18 तिया 54/5। अब इसको डिवाइड करें 1, और 1 अब 0 108 डिग्री दिया ही है, नहीं ऑप्शन ए सही है। इसको लगा भी सकते हैं, 108 डिग्री करके लगा भी सकते, थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन ऑप्शन बेस से देख के लगाएंगे तो क्वेश्चन आसानी से लग जाता है। ये लग गया। अब क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, बहुत ही मजेदार सवाल है, और इस तरह के सवाल एसएससी और यूपीपी में भी आते रहते हैं। आइए देखिए,
₹100 का वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष चक्रवृद्धि और सरल ब्याजों का अंतर क्या होगा। सबसे बड़ी चीज मैं इसमें बताना चाहूंगा, प्रथम वर्ष का ध्यान दीजिए, प्रथम वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों का अंतर क्या होता है, शून्य होता है। प्रथम वर्ष का अंतर क्या होता है, यह शून्य होता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अंतर ब्याज होता है, चक्रवृद्धि ब्याज भी होता है और साधारण ब्याज भी होता है। अंतर शून्य होने का मतलब क्या हुआ, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज आपस में दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। अगर हम साधारण ब्याज निकालें, साधारण ब्याज 1 साल का प्रथम वर्ष का, तो 100 गुणे 10 गुणे 1/100, दो जीरो से कट जाएगा, फाइनली आएगा क्या, ₹10। साधारण ब्याज 1 साल का। दूसरे साल का भी साधारण ब्याज यही होगा, दूसरे साल का ब्याज, दूसरे साल का ब्याज भी ₹10 होगा। दोनों को जोड़ेंगे तो ₹20 होगा। ध्यान दीजिए, ये पूछ रहा है 2 वर्षों के चक्रवृद्धि और सरल ब्याजों का अंतर क्या होगा। तो साधारण ब्याज भी यही होगा, 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज भी होगा। दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज हम निकाल लें, साधारण ब्याज भी यही होगा और चक्रवृद्धि ब्याज भी यही होगा। साधारण ब्याज बराबर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज 1 साल का, प्रथम वर्ष का, 1 वर्ष का, इसलिए तो अंतर शून्य होता है। अगला सवाल, अगला इसमें टॉपिक 2 वर्षों का पूछ रहा है, तो दूसरे वर्ष का, हम दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल रहे हैं। दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हम निकालें अगर, तो क्या आएगा, तो दूसरे वर्ष में ₹10 ₹100 में जुड़ जाएगा, ₹110 उसका मूलधन हो जाएगा। ध्यान दीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन जुड़ जाता है, 110 गुणे 1, 10% तब भी लगेगा, 10% गुणे 1, एक दूसरे साल का बटे 100, हम इसे कर दें तो आएगा ₹11। तो दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज ₹10, दूसरे वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज ₹11, दोनों का अंतर करें, 11 माइनस 10, ₹1 अंतर आएगा। फार्मूला से आप लंबा चौड़ा बनेगा, आप लगाते रह जाएंगे, एग्जाम में क्वेश्चन छूट जाएंगे, लेकिन इस तरह समझ के लगाएंगे तो आपका विद इन 2 से 3 5 सेकेंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आइए देखते हैं, 2 सवाल और बचे हैं, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 ये कह रहा है कि 6 छात्रों के आंकड़ों के ऊंचाई के आंकड़े निम्नलिखित दिए हैं। ध्यान दीजिए फिर इसको, हाँ ठीक है, आंकड़े निम्नलिखित हैं। तो आंकड़े क्या कहते हैं, 148, 151, 153, 145, 143, 152, ये आंकड़े दिन की माध्यिका ज्ञात करना है। माध्यिका ज्ञात करने के लिए इसमें देखिए मैं लगाया हूं कैसे, बहुत ही मतलब सरलता से लग जाएगा। माध्यिका के लिए कैसे इसको लगा सकते हैं, जो आंकड़े दिए हुए हैं आपको, जो आंकड़े दिए हुए हैं, ध्यान दीजिए, आंकड़े दिए हुए 6 आंकड़े, 148 दिया हुआ है, 151 दिया, 153, 145, 143, 152 आंकड़े दिए हुए हैं। तो सर्वप्रथम आंकड़े को आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं। मैं आरोही क्रम में लिखा हूं मैं, 143 सबसे छोटा है, उससे बड़ा 145, उससे बड़ा 148, उससे बड़ा 151, उससे बड़ा 152, 153, ये सम संख्या में है। सम संख्या में, अगर ये विषम संख्या में होता है, एग्जैक्ट मिडिल में जो पॉइंट पड़ता है वही माध्यिका होती है, लेकिन सम संख्या में क्या होता है, 2 इधर से छोड़ दें और 2 इधर से छोड़ दें, संख्या 6 है, तो बीच की जो 2 संख्याएं बच रही हैं, इन दोनों का औसत लेकर के समांतर माध्य लेकर 2 से भाग दे देंगे। 148 प्लस 151, 299 भागा 2, तो फाइनली जो आंसर है 149.5 इसका आंसर रहेगा, जो कि ऑप्शन कौन सा है, देखिए ध्यान से, जो कि ऑप्शन ए है। पेपर में ध्यान से देखिए, ऑप्शन ए है 149, और ये क्वेश्चन भी लग गया, देखिए 149.5 है, और इसका ऑप्शन कितना है, ए है, क्वेश्चन लग गया है, ऑप्शन ए है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, क्या है, एक विकास क्षेत्र में 2x प्लस 5 विद्यालय में ऑपरेशन कायाकल्प के कार्यों के कारण प्रत्येक विद्यालय में 5x+3 छात्रों का नामांकन बढ़ जाता है, तो पूरे विकास क्षेत्र में कुल कितने छात्र बढ़ जाते हैं। ये सिंपली बहुपद का गुणा पूछने के लिए कहा दिया, यानी कि 2x+5, और इसको हम ले लें गुणे 5x-3, इसको गुणा कैसे करते हैं, x से ले गुणा कर लेते हैं, 5x से पहले गुणा से होता है, उसे गुणा कर लेंगे, तो 5 दूना 10, x का x स्क्वायर हो जाएगा, और इससे लेंगे 5 पचे 25x, और यहाँ से अब ऋण 3 से गुणा करेंगे, चिन्ह के साथ गुणा करते हैं, 3 दूना 6, लेकिन ऋण 6 होगा, और 5 3 15, ऋण 15 होगा। फाइनली इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे ऋण 15 तो ऐसे आ जाएगा,
और इसको देखिए 25x ऋण 6x, घोड़ा में घोड़ा जुड़ सकता है, घोड़ा में से घोड़ा घट सकता है, एक ही सजाती राशि है। तो 25 में से 6 जाए तो 19 होगा, लेकिन चिन्ह उसका प्लस 19x होगा और ये 10x स्क्वायर होगा। ये इसका आंसर है। ये बहुपद से गुणा जानने के लिए किन छात्रों को आता है किनको नहीं आता उसके लिए पूछा गया था। और इसका ऑप्शन देखिए 10x स्क्वायर प्लस 19x माइनस 15 होगा, ऑप्शन ए सही है। इस प्रकार आप 20 क्वेश्चन मैथ के लग चुके हैं। अगले सेक्शन में हम लोग साइंस को देखेंगे, फिर सोशल स्टडी को देखेंगे, सामाजिक विज्ञान को। और बच्चों आप लोग अपने मेहनत से इस सवालों को करते रहिए। इन सवालों को बनाने में बहुत परिश्रम लगता है। ये चौथे प्रयास में मेरा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। 3 प्रयास में कभी लाइट की दिक्कत है, कभी कुछ की दिक्कत हुई। तो आप लोग बने रहिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। और छात्रवृत्ति पीएम यंग अचीवर छात्रवृत्ति, एनएमएस छात्रवृत्ति, एसएससी या यूपीपी की तैयारी, किसी भी कोई क्वेश्चन हो, मेरे व्यक्तिगत व्हाट्सएप नंबर 800, व्यक्तिगत व्हाट्सएप नंबर जो है 8800909593 पे व्हाट्सएप कर सकता है। मैं उसको सवाल लगाकर भेजने का पूरा प्रयास करूंगा। जय हिंद, जय भारत।